शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस विपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के साथ 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने सुरक्षा हालातों का जायजा लेते हुए सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और सैनिकों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने अमरनाथ जाकर शनिवार को बाबा बर्फानी के दर्शन भी किए और पूजा अर्चना की और उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने एलओसी पर जाकर वहां की फॉरवर्ड पोस्ट का भी दौरा किया और सुरक्षा के सभी इंतज़ामों का जायज़ा लिया। शुक्रवार को ही देश के वीरों ने एक सख्त संदेश अपने पराक्रम का दृश्य दिखाकर सभी को दिया। जहां एक और T-90 और BMP जैसे अत्याधुनिक टैंकों ने ज़मीन पर अपनी युद्ध कौशल का प्रमाण दिया, तो हवा में अपाची जैसे हेलीकॉप्टर्स ने अपने पराक्रम का परिचय दिया। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडोज ने पैरा जंप किया और ज़मीन पर अपनी ताकत को अवगत कराया, अपनी ताकत से हर किसी को अवगत कराया और एक सख्त संदेश दिया कि भारत पर आंख उठाने वालों को नेस्तनाबूद करने के लिए वो हमेशा तैयार है। सैनिकों के नाम संबोधन में रक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई आंख उठाकर ना देखे। अब ये विस्तारवादी नीति भारत पर नहीं चलेगी। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने शुक्रवार को और शनिवार को लेह लद्दाख, LAC श्रीनगर और LAC LOC के फॉरवर्ड पोस्ट का जायजा किया, उसका दौरा किया और वहां की सुरक्षा हालातों का जायजा लिया। ये जो दौरा है रक्षा मंत्री जी का, ये कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है सुरक्षा के नजरिए से, इसी चीज को समझाने के लिए आज हमारे साथ सेना से रिटायर्ड ऑफिसर, भारतीय सेना के पूर्व डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह जी मौजूद हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय हिंद, शुक्रिया सर। शुक्रवार को सेना के शौर्य और पराक्रम को पूरी दुनिया ने देखा है। एक तरफ अत्याधुनिक टैंक्स और BMP T-90 जैसे टैंक्स, पैरा कमांडोज ने अपने पराक्रम को और अपनी ताकत से पूरी दुनिया को अवगत कराया। एक सख्त संदेश पूरी दुनिया को, हर किसी को, कि अब यह विस्तारवादी नीति हमारे देश पर लागू नहीं होगी। इस पर सर आपका क्या कहना है? जी, आपने खूब कहा है कि 17 जुलाई को भारत के रक्षा मंत्री जी LAC श्रीनगर और LAC को उन्होंने दौरा किया। देखिए, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि देश के रक्षा मंत्री जी बिल्कुल फ्रंट लाइन पर जाते हैं और अपने जवानों से मिलते हैं। और इस समय की अहमियत तो और भी बढ़ जाती है कि जब रक्षा मंत्री जी लेह से आगे लुकोंग के इलाके में एक स्तागना जगह है जहां पर एक ड्रॉपिंग जोन है, वहां जाते हैं और एक प्रदर्शन को देखते हैं, एक प्रोजेक्शन को देखते हैं कि किस प्रकार हमारे जो स्पेशल फोर्सेस हैं उन्होंने पैरा ड्रॉप किया, किस प्रकार हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स ने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया और किस प्रकार हमारे टैंक्स, तोपें और इन सब का प्रदर्शन हुआ। और जो मॉडर्न वेपन है, जो सामान है भारत का, भारतीय सेना का, उसको भी दिखाया गया। ये बहुत गर्व की बात होती है किसी भी सेना के लिए कि उनका राष्ट्र का रक्षा मंत्री उनके पास आते हैं और उनको शाबाशी देते हैं। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने उन 20 जवानों, जिसके अंदर में कमांडिंग ऑफिसर साहब शामिल हैं,
जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी 15 जून को, उनका मान सम्मान और नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी। और दूसरी तरफ उन्होंने जो सेना का सज्जो सामान है उसका जायजा लिया, उन्होंने ब्रीफिंग भी ली कि क्या हालत क्या है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो संदेश जो जाता है पूरे विश्व को और मुख्य तौर पर चीन और पाकिस्तान को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने वहां कहा कि टॉक्स चल रही हैं, डिसएंगेजमेंट हो रहा है, और बहुत ही बाखूबी से बेटुक और स्पष्ट लफ्जों में कहा कि जो सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, 1 इंच भी नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और उन्होंने खासतौर पर यह भी कहा कि जो भारत का भी रुख है वो हार्ड डिसीजन का है, और एक बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से उन्होंने कहा कि किसी भी चुनौती का मुंह तोड़कर जवाब दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है जब किसी राष्ट्र का रक्षा मंत्री जी इस प्रकार कहते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री जी गए थे 3 जुलाई को, ठीक 15 दिन पहले, और उस वक्त में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही एक गर्वपूर्ण तरीके से कहा था कि गलवान इज आवर्स, लद्दाख इज आवर प्राइड, और ये कहा था कि भारतीय सेना ने एक सबक सिखाया है। जी बिल्कुल। उन्होंने उस वक्त में विस्तारवाद के बारे में कहा, बिना नाम लिए चाइना का, लेकिन चाइना समझ गया, क्योंकि उसके बाद में चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और उनके जो पेपर हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने उसके ऊपर में कमेंट्स भी किया, और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने विस्तारवाद के बारे में बताया, जो चाइनीज के एक्सपेंशनिज्म है उसके बारे में बताया, और दूसरी तरफ ये भी बताया कि हम विकास पसंद करते हैं। और एक बहुत ही बाखूबी तरीके से उन्होंने बताया कि अगर राष्ट्र को, समाज को, हर भारतीय को शांति चाहिए तो हमको शक्ति बनानी पड़ेगी। और वो भी कहाँ, वो भी 11,000 फीट पे, वो भी लेह के अंदर में, वो भी सेना और सैनिकों के बीच में ये बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो सुदर्शन चक्र होता है वही इंसान बांसुरी भी बजाता था। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात कही है, और मेरे को तो उस दिन सबसे बड़ी बात ये लगी थी कि प्रधानमंत्री जी ने बखूबी से एक बात कही कि जब भी वो राष्ट्रीय सुरक्षा को याद करते हैं तो 2 माताएं उनके जहन में आती हैं, एक तो भारत माता और दूसरी हर वीर सैनिक की माता, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। और 17 जुलाई को रक्षा मंत्री जी ने भी यही कहा कि वो सब सैनिकों के माता और पिता को नमन करते हैं। तो देखिए, जब लीडरशिप इस प्रकार की हो, जो एकदम फ्रंट लाइन पर जाते हैं, अपने सैनिकों से मिलते हैं, जब उनको नमन करते हैं, ना नमन उनको करते हैं, उनके माता पिता और उनकी माताओं को भी करते हैं, तो ये देश की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास है कि किस प्रकार की हमारी लीडरशिप, सेना और सैनिक है। आपने बिल्कुल ठीक कहा आपके प्रश्न में कि एलएसी के ऊपर जाने के बाद उन्होंने सुबह सुबह श्री अमरनाथ जी यात्रा की, वहां पर अपनी प्रेयर्स की, और उसके बाद में जो जम्मू कश्मीर के फॉरवर्ड एरिया है, कुपवाड़ा में किरण सेक्टर है, वहां पर नॉर्थ हिल यूनिट के अंदर में गए, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि वो किस प्रकार ही सेड इंग्लिश में, कहा तो हिंदी में है, लेकिन मैं इसका इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करके बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ही इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ brave and courageous soldier who are defending our country in every situation। ये एक्चुअली उन्होंने अपने ट्वीट पे कहा था, और एक एक शब्द आप देखें, एक्सट्रीमली प्राउड, ब्रेव, करेजियस और डिफेंडिंग आवर कंट्री, ये बहुत बड़े शब्द होते हैं जब देश के रक्षा मंत्री बिल्कुल फॉरवर्ड एरिया में जाके इस चीज का जिक्र करते हैं। देखिए, ये जो गूंज है 3 जुलाई की, प्रधानमंत्री जी की गूंज है, और जो ये रक्षा मंत्री जी की गूंज है एलएसी और एलओसी के ऊपर में, इसकी जो आवाज है, इसकी जो ध्वनि है,
इसकी जो वाइब्रेशन है ये बहुत दूर तक जाएगी। बिल्कुल। तो बहुत गर्व होता है कि भारत की लीडरशिप इस प्रकार फॉरवर्ड एरिया में जाती है, सैनिकों से मिलती है, ब्रीफिंग देती है, उनके कंधों पर हाथ रखती है, उनको शाबाशी देती है और उनके बलिदान का सम्मान करती है। बिल्कुल सर, अभी वहां पर जो एलओसी पर रक्षा मंत्री गए थे, वहां पर सिख रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे उनके साथ उन्होंने जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का भी नारा दिया था। उसी के साथ मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ कि सर लगातार हम देख रहे हैं 15 जून के बाद जो चीजें हुई उसके बाद से बड़े बड़े अधिकारी, हमारे मंत्री, सबसे पहले वायुसेना प्रमुख वहां गए थे, फिर सेना प्रमुख ने वहां का दौरा किया, फिर प्रधानमंत्री ने एक सरप्राइज विजिट किया, किसी को मालूम भी नहीं था, सुबह 7 बजे वो उन्होंने इन्फॉर्म किया और 9 बजे वो वहां पहुंच गए थे। उसके बाद रक्षा मंत्री जी वहां सैनिकों के साथ मिलने गए, इससे सैनिकों का मनोबल तो बढ़ता ही है। और दूसरी तरफ हम देखें चीन को, तो वहां पर अगर देखें तो शायद हमें कभी खबर मिली है कि उनका कोई अधिकारी भी उनसे मिलने आया है। कोर कमांडर लेवल की बातचीत में सिर्फ उनका कोर कमांडर आता है और कोई तो हमें उनके साथ नजर आता नहीं है। उन्होंने अपने सैनिक जो उनके मारे गए थे उनको सैनिक सम्मान तक नहीं दिया। अब खबर आ रही है कि वो उनके फैमिलीज जो है, उनके परिजन हैं, उनके ऊपर दबाव डाल रहा है कि वो इस चीज को भूल जाए। इस चीज को मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जो खबरें बताई जा रही हैं कि वो उन पर दबाव डाल रहा है कि उनके जो लाश है वो उनके घर तक ना पहुंचाया जाए। सर ये कैसा चरित्र है चीन का? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप कंपैरिजन करें इंडियन आर्मी का और चाइना का और पीएलए का, ये सब स्पष्ट हो गया है। मैं तो कहता हूं कि 15 जून की रात को जो हुआ, जिसमें चाइना ने एक धोखा दिया, ट्रेचरी की, एक संधि, प्रोटोकॉल और प्रैक्टिसेस जो एलएसी पर चल रही थी, जो एलएसी के ऊपर में शांति थी, उसको पूरी तरह से भंग किया और हर एक संधि की डिसरिस्पेक्ट की और एक बहुत बड़ी गलती की। तो इसको गलती भी नहीं कहूंगा, उन्होंने ब्लंडर किया जी। उस रात को पूरी विश्व ने और भारत ने देखा कि भारत की जो सेना है इसमें किस प्रकार के सैनिक हैं, उनका शौर्य, साहस, बलिदान जो उन्होंने उस रात को परिचय दिया, जो उन्होंने प्राणों की आहुति देकर इस हमारे राष्ट्र की जो सुरक्षा, सेवा, जो सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की जो रिस्पेक्ट की है, वो काबिले तारीफ है। देखिए, उस रात को जो गलवान के अंदर में चाइना और पीएलए ने एक जुर्रत की थी, एक हिमाकत की थी कि एलएसी का स्टेटस चेंज करने की, उन्होंने एक टेंट लगाया। बस उसी टेंट को लेकर 3 झड़प हुई और उस रात को जो झड़पें हुई उसमें हमारे जवानों ने अपने प्राणों का न्यौछावर किया और दूसरी तरफ पीएलए की वो गत हुई, उसी रात को 20 पीएलए के जवानों की गर्दन और रीढ़ की हड्डी तोड़कर वहीं गिरा दिया और सुबह तक पता लगा ये तो 43 से ज्यादा थे। अगर आप चाइना की असलियत नंबर पता करना चाहते हैं तो ये चाइना उनके खुद ही लोग बोल रहे हैं कि 100 से ज्यादा मरे हैं, क्योंकि मरे तो उनके परिवार के हैं, उनको मालूम है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये उन्होंने अभी तक इस बात को बताया भी नहीं कि उनके मरे हैं। देखो, एक तरफ तो हमारा राष्ट्र कि जिन्होंने वीर योद्धाओं ने अपने राष्ट्र के लिए प्राणों की आहुति दी, उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव में उनके परिवारों को सम्मान के साथ में भेजा गया और पूरे राष्ट्र ने मिलकर उनको अंतिम संस्कार दिया, क्योंकि सुप्रीम सैक्रिफाइस को तो अंतिम संस्कार होना ही चाहिए और बाइज्जत होना चाहिए। और देखिए, उस रात को 15 जून में इन 20 वीर योद्धाओं ने और इनके साथियों ने जो किया, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि पीएलए और चाइना का जो झूठ, फरेब और जो असलियत है उसको पूरा दुनिया के सामने में पेश कर दिया। ये पता लगा कि जो पीएलए है वो तो सचमुच में एक आर्मी भी नहीं है, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी की एक फोर्स ही है जो सिर्फ अपनी जनता को डराना, अत्याचार करना और मारना जानती है और कुछ नहीं जानती है। और उसमें तो जो मुख्यतः 70% जो जवान है वो उस पॉलिसी की देन है जिसपे घर में
एक परिवार में सिर्फ एक ही बच्चा है जिस बच्चे को लाड प्यार से चॉकलेट की तरह पाला हुआ है। ये सैनिक कहाँ के हैं? इनके पास में तो कम्बैट एक्सपीरियंस भी नहीं है बिल्कुल भी। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आप तुलना करें तो एक तरफ हमारी जो प्रथा, सिविलाइजेशन, कल्चर और हिस्ट्री और जो हमारी वीर गाथा है फौज की, भारतीय सेना की, वो अलग है। और दूसरी तरफ पीएलए, जो कन्वेंशनल आर्मी और जो कम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। लास्ट टाइम लड़े थे 1979 में वियतनाम से और मार खाई थी उन्होंने। उसके बाद तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। कहां 1979 और कहां 2020? ये तो बहुत फर्क है। और देखिए हमारे लीडर एकदम छाती खोलकर 11,000 फीट पे जाकर बड़ी पुकार करते हैं, ऐसा संदेश देते हैं पूरे विश्व को और दुश्मन को और सबको। और उसके बाद में हमारे रक्षा मंत्री जी जाते हैं 13,400 फीट के ऊपर में, लुकुंग के अंदर में, लेह के अंदर में, और बेठुक बताते हैं कि भारत की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में हमारे क्या विचार है कि 1 इंच भी किसी को नहीं दिया जाएगा। तो देखिए ये फर्क तो बहुत ज्यादा है। ये अभी तक तो चाइना ने हजारों साल से एक प्रॉक्सी, एक प्रोपेगेंडा, एक झूठ, एक फरेब, इस चीज का जाल बिछाया था। चाइना ने इकोनॉमी में अच्छा किया था, मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा किया था, सप्लाई चेन में अच्छा किया था, लेकिन पैसे का दुरुपयोग करके मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, लीगल वॉर, प्रोपेगेंडा, इन सब के अंदर में इन्वेस्ट किया था और एक झूठ का खेल खेल रहा था। वो झूठ अभी खत्म हो गया है। पूरे विश्व ने देखा है कि दिसंबर 2019 में कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में, वुहान के बारे में, चाइना के बारे में क्या झूठ बोला है। अभी तो पूरा विश्व समझ गया है। अभी पूरा विश्व का जो धैर्य है चाइना के बारे में वो टूट गया है। और चाइना ने तो इकोनॉमी पैसा लगा के, डेब्ट, लोन, बोरोइंग लगा के सबको खरीदना चाहता था। और आपने जो तुलना की है, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि जो इंडियन आर्मी एक सच्चाई के रास्ते के ऊपर में चलने वाला है। हम लोग बिलीव करते हैं सत्यमेव जयते, हम लोग बिलीव करते हैं शक्ति में, हम लोग इस बिलीव में करते हैं कि शक्ति होगी तो शांति होगी। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 2 शब्दों से ही बता दिया कि अंतर क्या है चाइना और इंडिया के अंदर में, एक जो दूसरी तरफ वाले विस्तारवाद और हमारा विकास, ये है फर्क। बिल्कुल सर, अगर ध्यान से देखें तो चाइना हर बार अपने जो लैंड का मैप है वो हर बार चेंज कर देता है। हर बार उसका जो ऑब्जेक्शन होता है वो कहीं आगे नया होता है। कभी वो डेप्सोंग पे जाता है, कभी पैंगोंग पे आता है, फिर कभी गलवान में चले जाता है, कभी बोलता है अरुणाचल प्रदेश पूरा उसका है। उसके बाद कई बार ये हमने देखा है कि दूसरे, ये पहली बार ऐसा नहीं है, कई देशों पे उसने ऐसा किया हुआ है। अगर ध्यान से देखें तो जैसा कि ट्विटर पे एक मजाक चल रहा है कि अगर पूरे विश्व भी चाइना एक बार ये कह दे कि पूरी दुनिया ही हमारे एक अभिन्न अंग है तो इसमें भी चौंकने वाली कोई बात नहीं होगी। सर मेरा अगला सवाल, चीन अभी बौखलाया बहुत है, बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है, इसलिए कभी वो चीन पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, कभी नेपाल को उकसा रहा है। सर क्या ये बौखलाहट इस बात की है कि पहले तो भारत ने पूरी तरह से चीन के बहिष्कार का फैसला ले लिया है, लोग उसके सामान को नकार रहे हैं, उसके बाद पूरी दुनिया अब चीन के साथ ना खड़े होकर भारत के साथ खड़ी हो रही है। और जो 15 जून को जो इंसिडेंस हुआ था, जो उसने धोखे से हमला किया था हमारी सेना के ऊपर, तैयारी उसकी थी, इक्विपमेंट सारे उसके पास थे, सारे साजो सामान, अटैक उसने किया था, लेकिन फिर भी ज्यादा नुकसान उसी का हुआ। और जो उसके सैनिक है, अब जो बताया जा रहा है कि 135, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि 135 जो सैनिक है वो मारे गए हैं, जो घायल थे उनकी भी मृत्यु हो गई है, कई अभी भी कोमा में हैं और वो लोग अभी भी मौत के बहुत करीब हैं। तो सर क्या ये बौखलाहट इस बात की है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, चाइना बुरी तरह बौखलाया हुआ है और स्पेशली जब से कोविड दिसंबर 2019 से शुरू हुआ है उसका बौखलाहट और भी बढ़ गई है। देखिए चाइना एक सिविलाइजेशन है, 1.4 बिलियन है,
इसको विजडम और मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए। लेकिन जो उसने रास्ता अपनाया है झूठ का, अग्रेसिव का, प्रोवोकेशन का, डिविजनरी टैक्टिक्स का, ये बिल्कुल गलत रास्ता है। और उसने जो ब्लंडर किया है 15 जून को, वो एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। ये चाइना क्यों कर रहा है ये तो उसी को मालूम होगा, लेकिन मुख्य तौर पर बात ये है कि जो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो अपने ही देश में अपने लीडरशिप के अगेंस्ट में खड़ी हो गई। वो चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अगेंस्ट में खड़ी हो गई है और सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। उनको भी लगता है कि देखिए, एक तरफ भारत की सेना जिन्होंने अपने वीर योद्धाओं को सम्मान दिया है, दूसरी तरफ चाइना जिन्होंने 135 जैसे आप बोल रहे हैं उनको खोने के बाद में भी अभी स्वीकार भी नहीं किया है कि उनके इतने मरे हैं। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। इसके अलावा उनकी जनता ये पूछ रही है कि कोविड-19 कैसे हुआ और उसमें चाइना का क्या गलतियां थी। ये तो अभी सबसे बड़ी चुनौती है उन चाइना की जो इंटरनल स्टेबिलिटी लीडरशिप उनके ऊपर में। देखिए, चाइना के 14 देशों के साथ में बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर, उसमें से 12 के साथ में उसने बॉर्डर इशू को कुछ हद तक सॉल्व किया है और 2 हैं भारत और भूटान जिसके साथ में सॉल्व नहीं किया है। और जो साउथ चाइना सी है जहां अभी प्रॉब्लम चल रही है, जहां चाइना ने 9 डैश लाइन लगाकर अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को बताया है अपनी तरफ से, वहां पर 8 देशों के साथ में मैरीटाइम बॉर्डर है। और इन दोनों ही जगह के अंदर में जो कॉमन फैक्टर है वो है एक्सपेंशनिज्म, वो है अपने देश के अंदर में टेरिटरी को ऐड करना, एडिशन करना, जहां उसको अनेक्स करना। अगर आप बहुत करीबी से देखेंगे तो चाइना के अंदर में अभी तिब्बत, सिंजियांग, इनर मंगोलिया, मंचूरिया, हांगकांग, ये सब खड़े हो गए हैं कि चाइना ने हमारे ऊपर में कब्जा किया हुआ है। और ये जो बात है, ये जो आग है, ये अभी लग चुकी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और देखिए, चाइना की जो बौखलाहट है वो बहुत ज्यादा है। और चाइना के साथ में कौन खड़ा है? चाइना के साथ में जो प्रॉक्सी देश हैं, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और कुछ हद तक नेपाल खड़े हैं, बस यही है, और कौन है? और इस वक्त में इस प्रॉक्सी के अंदर में ईरान को शामिल नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो बिल्कुल ही एक अलग देश है, तो इसके लिए मैं इसको शामिल नहीं करूंगा। और देखिए, अभी हुआ क्या, दिसंबर 2019 जब से कोविड शुरू हुआ है तो 130 देश से भी ज्यादा, मेरे को लगता है 150 या 184 देश खड़े हो गए हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है कि कोविड का इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पता लगाना चाहिए ह्यूमैनिटी को, पूरे संसार को, कि ये क्यों हुआ। पता लगाना चाहिए ये वुहान से कैसे शुरू हुआ। ये खड़े हो गए हैं। जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ तो उसके अंदर में 15 देशों ने कहा कि ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर में एज ए ऑब्जर्वर रखना चाहिए, क्योंकि जो ताइवान है उसका अच्छा सिस्टम है, उन्होंने कोविड के अंदर में अच्छा काम किया है उसके प्रिवेंशन में और उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में। जब हांगकांग में चाइना ने अपना न्यू सिक्योरिटी लॉ लगाया तो 27 देश खड़े हो गए कि हमको चाइना हांगकांग के अंदर में अत्याचार कर रहा है। उसके बाद में पूरा विश्व 15 जून के बाद में भारत के साथ खड़ा हो गया। अभी भारत के रक्षा मंत्री जी रशिया गए थे, उसके अलावा भारत के रक्षा मंत्री ने विश्व के कई देशों से, उनके रक्षा मंत्रियों से बात किया, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और न जाने कौन कौन से देशों से उन्होंने बात किया। उसके अलावा अभी जो क्वाड्स है, जो यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जापान, 4 देश हैं, इनके साथ में और भी जुड़ रहे हैं। जिस प्रकार से आसियान कंट्री के अंदर में एक हौसला सा है कि जो चाइना का धैर्य है वो टूट चुका है, और जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर में एक्टिविटीज बढ़ गई है। साउथ चाइना सी के अंदर में अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को उतारा है, निमिट्ज और
रोनाल्ड रीगन को। और उसके अलावा अमेरिका ने जो चाइना का ईस्ट कोस्ट है उसकी तरफ में अपना एरियल रैंकिंग, सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। तो कहने की बात तो ये है कि चाइना ने एक साथ पूरे विश्व के साथ में एक लड़ाई मोल ले ली है और हर एक फ्रंट के ऊपर में अग्रेशन, प्रोवोकेशन और डिविजनरी टैक्टिक्स कर रहा है। ये तो लगता है कि अभी चाइना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस प्रकार से मेरा सोच विचार है। जी बिल्कुल सर, अगर नेपाल का आपने जैसे बताया कि नेपाल कुछ हद तक ही चाइना के साथ है, तो अगर ध्यान से देखें तो नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है या फिर नेपाल की जो सरकार है, सिर्फ वो और उनके जो समर्थक है वो भी पूरे नहीं, कुछ समर्थक चीन के साथ है। नहीं तो पूरे देश में नेपाल में विरोध चल रहा है। केपी शर्मा ओली जैसे जैसे बयान दे रहे हैं, लोग उनके खिलाफ ही खड़े होते जा रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सर मैं थोड़ा सा लद्दाख से जो फिंगर 4 पे ये चीजें हुई थी उससे थोड़ा सा ऊपर डेप्सोंग पे आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। कुछ समय पहले उसकी भी खबर आई थी कि वहां पर चाइना ने अपने फोर्स को बढ़ाया है, लेकिन सर 1-2 दिन उस पर बात हुई, उसके बाद से उसको लेकर कोई खबर नहीं है। सर इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो ईस्ट लद्दाख है ये इलाका है LAC का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जी, और ये 832 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये आपको जानना जरूरी है कि LAC बॉर्डर नहीं होता है। बिल्कुल, हमारा जो बॉर्डर है वो अक्साई चीन के पार तक का है जी। और अगर बॉर्डर की बात करें तो चाइना इस इलाके के अंदर में 37,555 स्क्वायर किलोमीटर का एडवर्स पोजीशन में है। और 6 अगस्त 2019 और उससे पहले नवंबर 1962 में पार्लियामेंट में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1-1 इंच इस इलाके का वापस दिया जाएगा। वापस आता हूं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसकी क्लैरिफिकेशन एक्सरसाइज भारत और चीन के अंदर में समाप्त नहीं हुई है। 2002 के अंदर में दोनों साइड ने अपने अपने नक्शे के ऊपर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्ट लद्दाख की मार्क की थी। उसको एक्सचेंज करने की जरूरत थी ताकि पता लगे कि कौन कौन से एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन है। मैं भी उसी ग्रुप का एक हिस्सा था और बीजिंग गया था, लेकिन फर्क ज्यादा थे इसलिए वो मैप्स को एक्सचेंज नहीं किया गया। तो इस इलाके के अंदर में, ईस्ट लद्दाख के अंदर में इलाके हैं जहां पर हमारा एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है और दिप्सांग भी एक ऐसा इलाका है जहां पर पंगेंगसो, डेमचौक, झूमर ऐसे वाले इलाके की तरह एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है उसमें कोई कब्जे वाली बात नहीं होती है। उसमें बात होती है सिर्फ स्टेटस को चेंज करना, स्टेटस को चेंज नहीं करना। जो एक बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है 2013 का, उसके अंदर में बहुत क्लियरली लिखा गया है कि जो एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शंस हैं, जिस प्रकार पंगेंगसो, दिप्सांग, डेमचौक, चूमर जो भी हैं 10-12 हैं तकरीबन, और उसमें कहा गया है कि 3 चीजों के बारे में। पहला कि पेट्रोल रात को इस इलाके में नहीं रुकेगा। दूसरा कहा गया है कि इस इलाके के अंदर में कोई भी टेम्पररी स्ट्रक्चर नहीं बनाए जाएंगे। और तीसरा कहा गया है कि इस इलाके का स्टेटस को यूनिलैटरली दोनों पार्टी चेंज नहीं करेगी। लेकिन चाइना तो गलती और ब्लंडर करना चाहता है और इस संधि का भी मतलब उसकी रिस्पेक्ट नहीं की है उसने 15 जून को। और मैं तो ऐसे कहूंगा कि चाइना ने एक बहुत बड़ी गलती की है। जो सबसे बड़ी बात है ना, जो 15 जून की चाइना ने जो खोया है, जो लॉस्ट किया है, वो है ट्रस्ट। अब हम लोग चाइना के ऊपर में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, वो धोखेबाज है। चाइना भारत का प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और एक बात बिल्कुल क्लियर है, उसके ऊपर में ट्रस्ट करना बिल्कुल आसान नहीं है और ना ही कर सकते हैं। अभी जो डिसएंगेजमेंट की एक्सरसाइज चल रही है उसपे स्टेज बाय स्टेज, फेज बाय फेज डिसएंगेजमेंट होगा और हर एक फेज के बाद में उसका वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि बहुत स्पष्ट रूप में 30 जून को चाइनीज को बता दिया था कि भारतीय सेना
चाइना के लोकल कमांडर्स पर ट्रस्ट नहीं करती है, इसलिए वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। और जो भी आपने जगह की नाम ली, मैं मेरे को तो दिमाग में बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर है कि ये स्टेटस को और प्री May 5 का स्टेटस होगा और चाइना को हटना पड़ेगा और हटेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल कि जो लोग भारत में बैठ के चीन का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, चीन का गुणगान कर रहे हैं, कुछ ने तो ऐसे ऐसे ट्वीट किए हैं, ऐसी अभद्र भाषा बोली है, सेना के लिए गालियां लिखी हैं, सेना के जो सेनाध्यक्ष हैं, वायुसेना प्रमुख हैं, उनके लिए इतने भद्दे भद्दे बात लिखी है वो बताई भी नहीं जा सकती। एक इंसान ने, एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया था कि चीन के सैनिक हमारे इलाके में घुस के हमें ठोक के चले गए। ऐसे शब्दों का तो ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन चीन के खिलाफ इनके मुंह से, जबान से एक शब्द नहीं निकला है अभी तक। सर, ऐसे लोगों को मैं चाहूंगा आप एक जवाब दें। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत दुख की बात है कि हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में कुछ एक हमारे परिवार के ऐसे सदस्य हैं जो चाइना प्रॉक्सी के शिकार हैं, जो चाइना के मीडिया वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर के शिकार हैं, जो चाइना का जो इकोनॉमी का दुरुपयोग करता है लोगों को खरीदने के लिए, लोगों का सोच विचार को खरीदने के लिए, ये उसके शिकार हैं। ये फंस गए हैं चाइना के मीडिया वॉर में, साइकोलॉजिकल वॉर में और उस प्रोपेगेंडा के अंदर में। ये दिमागी रूप से, सोच विचार के रूप से रेडिकलाइज्ड है और शिकार हैं, डिजीज्ड हैं, बीमार हैं। और नहीं तो दिमाग में ऐसा आता है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य कैसे इस वक्त में चीन के बारे में बात कर सकता है भारत के विरुद्ध। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक एक शब्द जो ऐसे लोग बोल रहे हैं वो लिखकर चाइना की तरफ से आते हैं, इनको दिया जाता है कि आप बोलो, आपको इतना पैसा मिलेगा। बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनके भाड़े के हैं ये, इन्होंने अपना दीन, अमान, आस्था, राष्ट्र प्रेम सब कुछ बेच दिया है, ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए, कि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, जब नेशनल सिक्योरिटी का चैलेंज और कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, सरहद के ऊपर में सैनिक लड़ रहे हैं, तैयारी में बैठे हुए हैं, और जो एक रीढ़ की हड्डी होती है राष्ट्र की, राष्ट्र, सरकार और सेना, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खड़ी होती है, उस रीढ़ की हड्डी में सरकार के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री, वो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है, क्योंकि वो पॉलिटिको मिलिट्री डायरेक्शंस देते हैं, वो लेते हैं हार्ड डिसीजन। तो उन्हीं को टारगेट करके जब ये बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके लिए जो आदेश है वो चाइना से आया है, उनके लिए आदेश चाइना प्रॉक्सी दे रहा है, उनके लिए आदेश चाइना लॉबी दे रहा है, उनके लिए आदेश एंटी इंडिया दे रहा है। मेरा ऐसा सोच है। और देखिए, जो चाइना है उसकी जो पीआरसी है, जो सीसीपी है, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके एक जासूसी का तंत्र है, बहुत बड़ा तंत्र है, और उसमें खास तौर पर जो टारगेट नेशंस होते हैं उसके पॉलिटिशियंस को, उनके कमजोर लोगों को, उनकी कमजोर सोच विचार लोगों को एक अपना टारगेट बनाते हैं यूज करने के लिए। और इसके अलावा पीएलए के भी जो उनकी जो जासूसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो उनका साइबर वॉरफेयर का उनका है, वो सब एक एस्पोनाज और एक सबवर्जन और दूसरे देशों को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। हमने तो देखा है कि किस प्रकार पाकिस्तान को उन्होंने कंप्लीटली तोड़ दिया है, पाकिस्तान को कंप्लीटली खरीद लिया है, किस प्रकार पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बन गया है, किस प्रकार पाकिस्तान एक रोग स्टेट बन गया है, किस प्रकार पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई ने अपने पूरे राष्ट्र को, पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को बेच दिया है चाइना की तरफ। हमने ये भी देखा था कि जब कोविड शुरू हुआ था उस वक्त में स्पेन के अंदर में ये बिल्कुल क्लियर नजर आया था कि किस प्रकार चाइना ने पैसों के बलबूते के ऊपर में, अपना साइकोलॉजिकल वॉर और मीडिया वॉर के बलबूते में उनकी पूरे अपोजिशन को खरीद लिया था।
उनके बिजनेस को खरीद लिया था, उनकी प्रॉपर्टी को खरीद लिया था, और किस प्रकार स्पेन के अंदर में जो कोविड की महामारी थी उसके कारण कितनी मौतें हुई, ये चाइना करता रहता है। और मेरी एक बहुत विनम्र तरीके से रिक्वेस्ट है हमारे परिवार के उन लोगों को जो चाइना का गुणगान करते हैं और इतनी अभद्र भाषा में बोलते हैं, उनको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो क्षण है, ये जो पल है, ये एक हिस्ट्री का, इतिहास का बहुत बड़ा पल है। अभी जो इतिहास करवट ले रहा है, अभी जिस शिखर के ऊपर में भारत निकल पड़ा है, जिस एनवायरमेंट में भी भारत है जहां पर हार्ड डिसीजन, रेजोल्यूटनेस और नेशनल विल पर कार्य करता है, अभी जो रुख भारत ने अपनाया है, जिस प्रकार हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिस प्रकार हमने बालाकोट स्ट्राइक किया था, जिस प्रकार आर्टिकल 370 को बनाया था, उसको एब्रोगेट किया था, जिस प्रकार अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर की स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में बदला था, जिस प्रकार 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर का निर्माण किया था, और जिस प्रकार नवंबर 2019 को सर्वे ऑफ इंडिया ने मैप इश्यू किया था, जिस मैप के अंदर में एक्साइज चेन हमारा हिस्सा है और वापस लिया जाएगा, जिसके अंदर में पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, वापस लिया जाएगा, जिसमें दिखाया गया कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में कोई भी बॉर्डर नहीं है। हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है 136 किलोमीटर का, और जिससे बहुत क्लियर पता लगता है कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो ख्वाब चाइना पाकिस्तान ने सोचा था, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। ये देखिए, ये जो मानसिक सोच और विचार के क्षेत्र में बीमार हैं, रेडिकलाइज्ड हैं, इनको इस क्षण को पहचानना चाहिए, अपने आप को सोच और विचार की दृष्टि से दुरुस्त करना चाहिए, और राष्ट्र हित, जनहित का जो मार्ग है उस मार्ग पर चलना चाहिए। जी बिल्कुल, सर ने जैसा हमें सारी चीज़ों को अच्छे से समझाया, जैसा कि ये 15 जून के हालात के बाद कुछ लोगों की तो जैसे जश्न मना रहे थे भारतीय सेना के ऊपर हमले का, कुछ लोग सेना को सुझाव दे रहे थे कि सेना जब गलवान नदी में गिर गई तो उन लोगों को तैरना क्यों नहीं सिखाया गया था। माइनस के पारे में, वहाँ पर माइनस में तापमान होता है, वहाँ पर नदियाँ कितनी ठंडी होंगी, अगर आप वहाँ जाकर देखें तो ही आपके लिए बेहतर होगा। सेना को सुझाव ना ही दे तो ही बेहतर है, क्योंकि सेना किस मुश्किल परिस्थिति में आपकी रक्षा करती है, देश की रक्षा करती है, वो सिर्फ सैनिक और सेना के जवान ही जानते हैं। सर वहाँ पर सर्व करके आए हैं, इनसे बेहतर और कोई मेरे ख्याल से समझा नहीं सकता, कम से कम सिविलियन तो कोई नहीं समझा सकता है। और भारतीय सेना और भारत इस वक्त 4 मोर्चों पर लड़ रहा है, अगर ध्यान से देखें तो। पहला चीन, दूसरा पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादी, तीसरा नेपाल, और चौथा हमारे देश के अंदर बैठे कुछ लोग जो हमारे देश के खिलाफ ही बातें करते हैं, जो हमारे सेना को सुझाव दे रहे हैं। हमारे सेना ने कुछ दिनों पहले वाटरप्रूफ इक्विपमेंट्स की मांग की थी, जो कि चाइना के पास पहले से ही है। तो आप सोच सकते हैं कि किन मुश्किल परिस्थितियों में, जहां पर लद्दाख में माइनस में तापमान होता है, वहां पर अगर हाथ में भी पानी उठा लिया जाए तो हाथ शून्य हो जाता है, तो वहां पर नदी में गिरना कितना भयावह होगा। जहां पे गुरतेज सिंह जैसे हमारे वीर जवान हैं, जिसने 22 साल की उम्र में 12 चीनी सैनिकों को अकेले मार गिराया है, वहीं पर कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जो सेना को आतंकवादी बोल रहे हैं। अब ऐसे नौजवानों को तो सर ने जो समझाया, अगर समझ आ जाए तो ही बेहतर है, नहीं तो अब उनका कुछ किया नहीं जा सकता है। बस यही आग्रह करूंगा कि अभी इस वक्त कम से कम अब एक हो जाइए। सवाल उठाना बहुत वक्त है सवाल उठाने के लिए, सरकार कहीं नहीं जा रही, सेना कहीं नहीं जा रही, उठाते रहिएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इस परिस्थिति में, इस संकट की घड़ी में एक साथ हो जाइए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द इंडियन इन्फॉर्मर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।